नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। 606 से 647 ईस्वी के बीच में था। अब हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, या इस युग की जानकारी के स्रोत क्या है, तो चीनी यात्री हिनसांग इस समय आया था, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके एग्जाम में कि यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है, तो हिनसांग के विवरण से मिलती है सूचना। बाणभट्ट हर्षचरित और हर्षवर्धन ने 3 खुद किताबें लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उनके सिक्के और मुद्राओं से इनके विषय में जानकारी मिलती। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इनमें से कौन इनकी बुक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था शायद हर्षचरित, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन सी बुक हर्षवर्धन की नहीं है, तो बाणभट्ट की हर्षचरित है, हर्षवर्धन की बुक नहीं है। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ही हर्षवर्धन की किताब है, जो इस कालखंड के जो भी प्रशासनिक या राजनीतिक या सामाजिक विषय में जानकारी के ये साधन है। अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली। सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बने। उपाधि क्या ली उसने, शिलादित्य और परम भट्टारक की। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, उत्तर भारत में प्राचीन काल में जो राजधानियां हैं वो सिमटी रही, या तो राजगीर या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो सेंटर रहा है, सेंटर ऑफ कैपिटल रहा है, या फिर सेंट्रल ऑफ मतलब पावर रहा है। लेकिन आप देखेंगे हर्षवर्धन के काल में जो पावर का सेंटर है, सेंटर ऑफ पावर है, वो स्थानांतरित होती है। सेंटर ऑफ पावर जो है वो पावर स्थानांतरित होकर कहाँ होती, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित होकर कहाँ जाती, कन्नौज। तो कन्नौज में जब सेंटर ऑफ पावर बनेगा तो कन्नौज के लिए लड़ाई होगी। ठीक है, तो कन्नौज के अधिकार को लेकर लड़ाई होती, वॉर लड़े जाती। इसमें आपने सुना होगा कन्नौज का जो वॉर होता है, अभी कन्नौज के वार के बारे में आगे सूचना मिलेगी तो आपको अच्छे समझ में आता है। तो पाटलिपुत्र के बाद आपको क्या मिलेगा, कन्नौज जो है वो आपको उत्तर भारत में जो भी पावर का जो एसोसिएशन है वो कन्नौज में मिलेगा। क्योंकि पाटलिपुत्र हर्षवर्धन के कार्यकाल से पहले तक पाटलिपुत्र, उदयन के कार्यकाल में मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र एग्जिस्ट हुआ था, उदयन ने इसकी महत्ता को पहचाना था। उसके बाद अब ये हो गई थी हमारी कन्नौज। इस कन्नौज की वजह से देखो होता है त्रिकोणात्मक संघर्ष। ठीक है, इस कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। अभी मैं बताती हूँ किन किन शक्तियों के बीच और कौन विजय हुआ, ये हम लोग आगे देखेंगे। आपने लिखा इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसंग आए। इनकी पुस्तक का नाम लिखा सियूकी। इनको ही मैंने क्या कहा, क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्ष के समय 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था। तो हर्ष क्या कहता था, अपने जो भी शासनकाल के अपने समय के हर 5th वर्ष में प्रयाग में जाता था, वहां पे एक समारोह करता था संगम क्षेत्र में, जिसे क्या कहते थे, महामोक्ष परिसर। तो महामोक्ष परिसर कब होती थी, हर 5 ईयर में। कहाँ पे होती थी, प्रयाग में। किस क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में। हिनसांग छठे समारोह में उपस्थित था। तो जब इनका 6 समारोह में 30 वर्ष तक ये कर चुके थे, तो छठे समारोह में वो उपस्थित था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, जिसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो एक उसी समय जो पैरलर शासक था, चालुक्य शासक, उसने किसको, हर्षवर्धन को हराया था, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कश्मीर छोड़कर पूरे उत्तर भारत को हर्षवर्धन का अधिकार था। ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सेंटर ऑफ पावर इस समय कहाँ गई थी, कन्नौज में, और हर्षवर्धन कहीं ना कहीं इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिव, सूर्य और बुद्ध को प्रमुख देवता के रूप में स्थान, किंतु शासनकाल के अंतिम वर्ष तक बौद्ध धर्म की महायान शाखा का न्याय हो गया। मतलब पहले तो वो किसको मानता था, शिव, सूर्य, लेकिन लास्ट में वो किसका न्याय हो गया था, बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हो गया था। नालंदा महाविहार उस समय एग्जिस्ट हो गया था। तो उस समय वो किसका केंद्र था, महायान। वहां पे जो ही महायान से रिलेटेड बौद्ध धर्म, जो महायान की एक शाखा हमने महायान बताई थी, एक हीनयान, तो महायान शाखा से रिलेटेड जो भी बुक्स है, जो भी उनकी प्रिंसिपल्स है, उनकी शिक्षा दी जाती थी। प्रशासन की बात करें, हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, तो उनके अधीनस्थ शासक जो थे वो महाराज या महासामंत कहे जाते थे। मंत्रिपरिषद में मंत्री, सचिव और अमात्य होते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए उन्होंने कई अपने जो भी प्रशासन को क्या किया था, कई प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को प्रांत नहीं कहते थे, बल्कि क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। ठीक है, और भुक्ति का जो अधिकारी होता था वो क्या होता था, उपरिक। क्या होता था, उपरिक। तो ये लिखा हुआ है, भुक्ति का था, भुक्ति का अधिकारी उपरिक होता था। भुक्ति का विभाजन किसमें होंगे, जो प्रांत है, प्रांत को जिलों में विभाजित करोगे, तो वहां पे जिलों को क्या कहा जाता था, विषय। और जिसका प्रधान जो होता था वो विषयपति होता था। क्या होता था, विषय। तो प्रांत भुक्ति, भुक्ति का उपरिक, जिला जो था विषय, विषय का विषयपति।
ठीक है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, आप जानते हैं, ग्राम ही होगी। ग्राम का प्रधान लिखा है, ग्रामाक्ष टलिक होता था, ग्राम ग्रामाक्ष पटलिक होता था। पुलिसकर्मी को चाट या भाट कहते थे। दांटिक पुलिस विभाग का अधिकारी था। प्रांतीय शासक को उन्होंने लोकपाल कहा है। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, मतलब सारी व्यवस्था, सारा पावर जो है वो राजा में एसोसिएटेड था। राजा अपने आप को दैवीय उत्पत्ति मानता था। हर्ष के पदाधिकारी को शासन पद में जमीन देने की प्रथा चलाई थी। ठीक है। हर्ष की मंत्रिपरिषद में कौन कौन था? सबसे पहले भांडी जो कि प्रधान सचिव थे, एक बार क्वेश्चन पूछा है। सिंहनाथ जो थे वो प्रधान सेनापति थे। कुंतल जो था अश्वसेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। प्रमुख अधिकारी देखिए, महासंधि विग्रहाधिकृत क्या करता था? युद्ध और शांति का मंत्री था। जितना भी युद्ध से रिलेटेड काम होता वो ये करता था। महाबलाधिकृत क्या था? वो सर्वोच्च सेनापति, मतलब अगर नियुक्ति करनी है सेना में, किसको बाहर करना है, कौन से सैनिक आएंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आएंगे, ये महाबलाधिकृत देता था। कुमारामात राजकुमार का परामर्शदाता होता था। कुमारामात ज्यादातर कौन होते थे? जो भी उन्हीं के जो भी रिलेटिव होते थे या फिर राजा के जो परिवार वाले होते थे उन्हीं को ही बनाते थे। उपरीक कौन होता था? प्रांतीय गवर्नर होता था। अभी मैंने बताया था उपरीक, और विषयपति वो जिलाधिकारी होता था। अब सिंचाई के साधन का व्यवस्था बहुत अच्छी हर्ष में की थी। तो हर्ष में एक यंत्र का वर्णन मिलता है, जिसका नाम है तुला यंत्र, जिसे जलपंप भी कहते हैं। इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र हो गया था, तो सूती वस्त्र के रूप में प्रसिद्ध था। अब साहित्य का विकास भी हर्ष के काल में हुआ था। उनके दरबार में अनेक कवि थी, बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसे जातक माल कहते थे। जातक माला। हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख ग्रंथ, ना हमने बताया था, नागन, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। और धर्मकृति का रत्नकूट सूत्र और सर्वदर्शन था। मयूर ने लिखी थी सूर्य शतक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मातहर ने मतरही शतक लिखी थी। तो ये था हमारे किसके बारे में? अशोक के बारे में एक छोटी सी चीज, हर्षवर्धन के बारे में एक छोटी सी चीज। और इससे पहले हमने आपको अशोक के बारे में डिस्कशन किया, तो अशोक और हर्षवर्धन को अच्छे से पढ़िए। हर्षवर्धन के कार्यकाल में अगर आती है तो उनकी बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। उनके जो भी शासनकाल में और कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनके शासनकाल में साहित्य का विकास बहुत अच्छे से हुआ। तो इनके 3 प्रमुख ग्रंथ अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी पढ़ लीजिए। धर्मकृति की रत्नकूट सूत्र और सर्वदर्शन ये ज्यादा आया है। मरु की सूर्यदर्शन, मातृहरि की मातृहरि शतक भी आई, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो भी एक मैंने आपको बताया इनके कार्यकाल में राजतंत्रात्मक शासन था। त्रिकोणीय संघर्ष थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी आगे हमको नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके अलावा हेनसांग के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। हेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इन्हीं के शासन काल में आया था। बहुत कुछ वर्णन करा। साथ साथ में जब भी उन्होंने जो प्रयाग में वो हर 5वें वर्ष जो कमेटी समिति का आयोजन करवाते थे, या फिर जो भी धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाते थे, छठी जो सम्मेलन था उसमें हेनसांग उपस्थित था। ठीक है। तो इसको 1 या 2 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों, टेक्निकल एरर की वजह से एक इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा था। शालिनी मैम ने लगभग 3 वीडियो इसी पे बार बार करके बनाया है, लेकिन उसमें वॉइस अभी तक नहीं आई है। अभी लगभग रात के 11:30 या 12 बज रहे हैं रात को, तो मैम ऑफिस से जा चुकी हैं और इस वीडियो को सिर्फ राजपूत काल के सेक्शन को मैं कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वॉइस आई है और क्योंकि ये वीडियो पूरा कंबाइन करके कल आपको सभी को डिलीवर करना है, इस वजह से ये वीडियो मैं बना दूंगा सिर्फ राजपूत काल सेक्शन का। हालांकि मेरा भी यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ही रहा है। हालांकि भले ही यूपी पीसीएस से आपका हिस्ट्री जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, फिर भी एक अच्छी भूमिका के साथ में सिर्फ इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी सारा कुछ शालिनी मैम के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो अभी ये वॉइस का जो इशू था वो सही कर लिया गया है। ठीक है। देखिए, ये राजपूत काल डिस्कस करने से पहले आप सभी को हर्षवर्धन डिस्कस किया गया था मैम के द्वारा, छोटी सी भूमिका के साथ। इसको पूरा हम पढ़ाएंगे आप सभी को। तो देखिए, हर्षवर्धन के जो मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, उसके बाद 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, कहीं कहीं 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो काल होता है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और भारत में हर्षवर्धन के बाद में कोई ऐसा वंश नहीं है जो पूरे एक छत्र पूरे भारत पे राज्य किया हो। कई टुकड़ों में या कई स्थानों पे, जैसे कन्नौज का गढ़वाल और आपको यहाँ पे चालुक्य का, परमार का, प्रतिहार का, ये सब अलग अलग राजपूत दिखाई पड़ेंगे अलग अलग सेक्शन में। कहाँ कैसे कौन कौन पाए गए वो भी सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ भूमिका इस तरीके से ये है कि कई ऐसे विद्वान हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत देते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या ये कहाँ से आए थे, ऐसा कुछ रहा है। जिसमें 2 बहुचर्चित है। एक तो पृथ्वी रासो के रचयिता चंद्रबरदाई,
उन्होंने राजपूतों को उत्पत्ति का कुल 36 प्रकार दिया है और अग्निकुंड से उपस्थित हुआ उनको माना है। और आपके डॉक्टर वी स्मिथ जो वी स्मिथ थे उनका भी कई सारे चीजें दी गई हैं कि इनका जो कुषाण और सक्सेथियन का जो मिश्रण रहा है, मिश्रण जातियों से हुआ है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और इनके द्वारा उस दौरान कौन सा आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था, या कुछ नए मंदिरों का निर्माण किया गया था, बृहद प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया था, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए थे, कुछ ऐसे बड़े उपाधि इन सब राजाओं ने धारण किया था, कुछ चर्चित बहुचर्चित चीजों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हर्षवर्धन के बाद ही इनकी वो हुई है, उत्पत्ति हुई है। सारा डिटेल हमने भूमिका बता दिया था। यहाँ से एक चीज जान लीजिएगा, ये 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक है। कहाँ पे? 12वीं शताब्दी तक, और कहीं कहीं पे ये 7वीं की जगह 8वीं दिखता है। तो नो डाउट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक कर लेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के पश्चात में 12वीं शताब्दी तक जो काल रहा है, ठीक है, उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। देखिए जो आपके मुख्य पीडीएफ दी गई है उसको उसके अलावा इसमें बहुत कुछ मतलब थोड़ा कुछ चीजें ऐड किया गया है, मॉडिफाई किया गया, कुछ मात्रात्मक त्रुटियां थी उसको हटा दिया गया। तो ये पीडीएफ हर्षवर्धन और राजपूत काल का जो मिक्स पीडीएफ है वो आपको अलग से दी दिया जाएगा। आप आई होप कि आप सभी को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, उत्तर भारत के इस काल को गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, ठीक है, परमार, चालुक्य, चंदेल, गहड़वाल इत्यादि राजपूत राजा थे। अब राजपूतों की उत्पत्ति में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कई विद्वानों का मत है, सब लोग को मत जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति देखिए, राजपूत तो एक राज प्लस पुत्र, मतलब राजाओं के पुत्र, मतलब ये इस टाइप का बना ही है, इसी से उत्पत्ति ही हुई मानी जाती है ये राजपूत शब्द का। तो राजपूत शब्द पुराणों और बाढ़ के अनुसार बाढ़ के हर्ष चरित्र में भी आता है। ग्वालियर में एहोल अभिलेख तथा पृथ्वीराज रासो के द्वारा राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है, पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित जो रचना है उसमें मिलती है। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा। ठीक है, और राजपूत शब्द पुराणों और बाढ़ के हर्ष चरित्र में मिलता है। तो देखिए अभी इससे तो प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है, कहाँ बस ये बेसिक जानकारी थी। देखिए चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो द्वारा राजपूत को माउंट आबू, जैसे कि मैंने बता रहा था, माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से मानी जाती है। ध्यान दें, पृथ्वीराज रासो द्वारा बताए गए अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत में प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चंदेल का वर्णन है। अच्छा, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? ये प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा कि जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो था तो उसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन से राजपूत वंश का उदय हुआ था या उत्पत्ति हुई थी? तो ये 4 थे। पीपी और सीसी से याद कर लीजिएगा। पीपी से क्या याद कर लेंगे? देखिए पीपी से परमार और प्रतिहार और सीसी से चंदेल और चालुक्य हो जाएंगे। तो आई होप एक छोटी सी ट्रिक थी, ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पे बता दें कि ये वशिष्ठ ऋषि को क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको उत्पत्ति करें अग्निकुंड से। देखिए उस टाइम में कई राक्षसों, दैत्यों या आतताइयों द्वारा अटैक किया गया था, जिससे रक्षा पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने भगवान से या अपने जो जिन भी भगवान को मानते थे, श्रेष्ठ भगवान को, उनसे इन्होंने प्रार्थना करी थी। तो मतलब एक कहावत है, एक बात है जो कई जगह पे उल्लेख मिलता है। तो इसके वरदान स्वरूप इनको ये जो उत्पत्ति के तौर पे ये राजपूत वंश मिले थे या ये राजपूत मिले थे, जिससे इनके द्वारा रक्षा की गई थी ऋषि वशिष्ठ की या फिर उसके उस पूरे समाज की। ठीक है, उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर वी स्मिथ के उदाहरण से कुषाण तथा भारतीयों के मिश्रण के रूप में, वही सक्सेथियन के मिश्रण के रूप में बताते हैं। कर्नल जेम्स एम टाड के द्वारा विदेशी जातियों के रूप में वर्णन किया गया कि ये जो राजपूत थे वे विदेशी जाते हैं। ठीक है, गौरी शंकर, हरिश्चंद्र, हीराचंद्र और ओझा के द्वारा प्राचीन क्षत्रियों के वंशज, और गोपीनाथ शर्मा एवं भंडारकर के द्वारा ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत, और पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है उससे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। आई होप कि ये चीजें आपको बेसिक जो चीज थी वो समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर वी स्मिथ, ठीक है, और ये कर्नल टाड का कई बार पूछा जा चुका है, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम आप सभी के साथ ये देख लेते हैं कि ये जो प्रतिहार हो, तोमर हो, सोलंकी हो, परमार हो, चौहान हो, ठीक है, गहड़वाल हो, इनकी लोकेशन क्या थी? तो इस मैप के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ से आप ये सब चौहान को देख सकते हैं लगभग उत्तरी भारत में, परमार का आप क्षेत्र देख सकते हैं ये कहाँ पे, राजस्थान में, गुजरात के आसपास में इसकी सोलंकी का देख सकते हैं, तोमर का जो क्षेत्र देख सकते हैं मालवा में, और मालवा के जस्ट नीचे इसमें चालुक्य का देख सकते हैं,
चंदेल का आप देख लेते हैं यहाँ पे लगभग, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास में, और गहरवाल जो आपके हैं कन्नौज के आसपास में, यूपी में कन्नौज, ठीक है। अभी हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसी कन्नौज पे आधिपत्य के लिए, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इसी कन्नौज पे आधिपत्य के लिए। तो बहुत सारे मतलब जो 3 राजा थे या 3 वंश थे वो कौन कौन से थे वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये पूरे लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, कई बार जैसे मेंस वगैरह लिखा जाता है तो इसको दर्शाया जा सकता है, सबके नंबर भी अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं प्रतिहार वंश, किसको देखते हैं, प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश में देखते हैं संस्थापक ने मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम, कौन है, नागभट्ट प्रथम। इसकी सबसे प्रमुख शाखा कौन सी थी, उज्जैनी थी, कौन थी, उज्जैनी थी। देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, प्रमुख शाखा इसकी उज्जैनी। अगला पॉइंट देखते हैं अभिलेखों और अबू जय तथा अल मसूदी जैसे अरब लेखकों के कृतियों पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, देखिए एहोल अभिलेख किसका है, एहोल अभिलेख किसका भैया, ये है पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। से ज्ञात होता है कि प्रतिहार गुर्जर जाति के थे, कन्नौज विजय करने से पहले गुर्जर अवंती के स्वामी थे, कन्नौज विजय करने से पहले गुर्जर अवंती के शासक थे, स्वामी थे, ठीक है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट शासक, नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट शासक दंत दुर्ग से कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित हो गया था। अब यहां से हम देख लेते हैं, हमने मेंशन कर दिया है त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, किसके बीच में होता, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ये आपके मेन पीडीएफ में नहीं मिलेगी, हालांकि उस चीज को बताना था पहले से ही, तो आपको मेंशन कर दिया गया। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था मिहिर भोज, इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी, कहां पे बनाई थी, कन्नौज में। मिहिर भोज विष्णु भक्त था, विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, किस राजपूत शासक ने धारण की थी, तो ये थे मिहिर भोज, कौन थे, मिहिर भोज। इसके समय में सुलेमान अरब यात्री आया था, ये आपको ध्यान रखना है। मिहिर भोज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महेंद्र पाल को निर्भय राज का भी कहते हैं, निर्भय राज भी कहते हैं। कर्पूर मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सर्कल कर दे रहा हूं। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा विद्याशाल भंजिका बाल रामायण भुवन कोश हरविलास के लेखक राजशेखर महेंद्र पाल के गुरु थे, राजशेखर महेंद्र पाल के गुरु थे। तो इन सब के रचनाकार कौन है, राजशेखर जी, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः यशपाल था। किसका हमने बात करा, हमने बात करी है किसकी, प्रतिहार वंश की, और यहां से प्रतिहार वंश आपका खत्म होता है। अगला डिस्कस करते हैं कन्नौज का गहरवाल वंश, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी। गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात कन्नौज में चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की, किसने की थी, चंद्रदेव ने। यहाँ के नरेशों को काशी नरेश भी कहा जाता था। चंद्रदेव 1080 ईस्वी से 1110 ईस्वी तक शासन किया था, महाराजा अधिकार की धीराज की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। और एक चीज है कि जैसे कुछ उपाधियां जैसे महाराजा धीराज की कर ली, ऐसे ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाए, कई बार पूछे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सम्राटों के सम्राट, इस टाइप की जब उपाधियां एकदम महाछत्रशाला दशक, इस टाइप की जब बड़ी बड़ी उपाधियां होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ इससे इतने से हमको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। 1193 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार हिंदू शासकों के अधीन कन्नौज के प्राचीन राज्य का इतिहास समाप्त हो जाता है। किसकी, अब देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1193 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, और जयचंद यहाँ पे हारा था। उसके बाद मोहम्मद गोरी द्वारा इसका वध कर दिया गया था। वहां से हिंदू शासक के दिन जो कन्नौज का प्राचीन राज्य का इतिहास है वो खत्म हो गया था। बुंदेलखंड का चंदेल वंश देख लेते हैं। जजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था हमारा बुंदेलखंड, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आई होप आप सभी को पता भी होगा। नन्नू के इस वंश का पहला राजा था, कौन था, नन्नू के इस वंश का पहला राजा। चंदेलों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया, किसको, खजुराहो को, जो एमपी में है, ठीक है। हर्ष का पुत्र व उत्तराधिकारी यशोवर्मा एक पराक्रमी शासक था जिसने कालिंजर को जीता और महोबा को राजधानी बनाया। और ये महोबा आप सभी को पता ही होगा किस चीज के लिए काफी चर्चा में। यशोवर्मा ने ही खजुराहो में विशाल विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करा था। किसने चतुर्भुज के मंदिर का निर्माण करा था, यह है यशोवर्मा, ठीक है, यशोवर्मा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कदम्ब राजवंश, कौन सा है, कदम्ब राजवंश के संस्थापक मयूर शर्मन को 1800 मेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ या मेध यज्ञ कराने का श्रेय है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति का लेखक रवि कीर्ति है, कौन है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। इनके लेखक कौन है, रवि कीर्ति, जिसकी लिपि दक्षिण एवं ब्राह्मी भाषा संस्कृत है।
लिपि कौन सी है? दक्षिण ब्राह्मी है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इसी अभिलेख में कालिदास तथा भारवी की साथ साथ चर्चा है। किसकी? कालिदास और भारवी की। यशोवर वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धम्मदेव था। कौन था? धम्मदेव था। इसे ही चंदेलों का वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक माना जाता है। किसको? यशोवर्मा को। किसको? यशोवर्मा को। अगला देख लेते हैं इसमें, परमर्द देव अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसटी को हो या पीसीएस का हो। 1203 ईस्वी में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। अंत में 1305 ईस्वी चंदेल राज्य का दिल्ली में विलय हो गया था। आल्हा तथा उदल प्रसिद्ध सेना नायक चंदेल दरबार से ही संबंधित थे। ठीक है, चंदेल शासकों में सर्वप्रथम धंग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, ये आल्हा तथा उदल किसके सेना नायक थे? ये थे चंदेल दरबार में। ठीक है, मालवा का परमार वंश, मालवा का परमार वंश। ठीक है, मालवा का परमार वंश भी कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पे बना। 820 ईस्वी में उपेंद्र ने इस वंश की स्थापना की थी। मालवा के परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने की थी। ठीक है, इस वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक भोज था। ठीक है, और यही वो भोज है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, शायद यही है। हाँ ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली। ठीक है, इस वंश का सुप्रसिद्ध शासक कौन सा था? भोज था। भोज ने उज्जैन के स्थान पे धार को अपनी राजधानी बनाया था। ये बिल्कुल सही है। उसने सम्रांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सुत वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व आदि की रचना की थी। किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? राजा भोज ने। किसने की थी? राजा भोज ने। ठीक है, अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश। ठीक है, यहाँ के साथ साथ में आपको लोकेशन भी दे दी जा रही, वही आपको मैप के थ्रू बताया गया। लगभग 7वीं शताब्दी में सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान के राज्य के बीच चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और अच्छा, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है, जो चंद्रबरदाई थे वो किसके राजकवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को हराया गया था। जबकि द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय में 1192 में जो हुआ था तराइन के युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, मत चूको चौहान वाला जो डायलॉग है वो इसी द्वितीय के ही बारे में बताया जाता है। ठीक है, लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है वहां पे। पालवंश संस्थापक स्थान जो है बंगाल बिहार। संस्थापक कौन है? गोपाल है। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल भारत के इतिहास का एकमात्र राजा है जिसे जनता ने चुना था। वाह, मतलब इस टाइम में ज्यादातर राजतंत्र का शासन था, बाकी यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो ये लोकतंत्र का एक अनोखा उदाहरण उस समय का मिलता है। अंतिम राजवंश जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था वो कौन सा था? पालवंश था। चलिए, महत्वपूर्ण राजा धर्मपाल, इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना करी थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए विक्रमशिला कहाँ पे है, इस मतलब कहाँ पे है। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी ने कन्नौज संघर्ष, 325 संघर्ष की शुरुआत करी थी। किसने करी थी? किसने करी थी? धर्मपाल ने। ठीक है, और फिर से आपको कहता हूं 325 संघर्ष आपको हमेशा याद रखना है। इसने प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज को पराजित किया था। उसने परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज आज राजसी उपाधियां धारण की थी। तो धर्मपाल के बारे में ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने अभी आपको बताया था, जिसको कई सारी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां मिली उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। किसके? धर्मपाल के। राजा रामपाल के दरबार में संध्याकरण नंदी नामक विद्वान रहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरित है जो कि संस्कृत में। ओदंतपुरी बिहार प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करा था। किसने करा था? देवपाल ने। आई होप कि ये चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं हम लोग कश्मीर के राजवंश। किसके? कश्मीर के राजवंश। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी से जानकारी मिलती है कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक कश्मीर के 3 राजवंशों का, जिसमें कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश का शासनकाल था। कारकोट वंश जो है आपका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था? ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़। और इसी ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कलश का पुत्र व उत्तराधिकारी हर्ष, कलश का पुत्र व उत्तराधिकारी हर्ष, लोहार वंश के जो थे हर्ष ने राजतरंगड़ी के लेकर कल्हड़ को अपने दरबार में आश्रय दिया था। फिर से मैं बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कलश का पुत्र व उत्तराधिकारी हर्ष, किसके बारे में चर्चा हो रही? हर्ष के। ये हर्ष जो कश्मीर का शासक था, ने राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ को अपने दरबार में क्या था? आश्रय दिया था। गुजरात का सोलंकी वंश देख लेते हैं। इस वंश के संस्थापक मूल राज ने अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात चामुंड राज एवं दुर्लभ राज ने शासन किया था। क्रम कभी भी नहीं पूछा अभी तक, लेकिन एक चीज जरूर पूछा जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दुर्लभ राज के भतीजे भीम प्रथम के शासन काल में ही लगभग 1025 से 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। अब ये हो गया हमारा प्रश्न,
कई बार पूछा जा चुका है कि गुजरात पर आक्रमण करने के समय जब मतलब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस टाइम किस वंश का शासन था? सोलंकी वंश का। और जब किया था तो कौन सा शासक था वहां पे या कौन सा राजा था? तो भीम प्रथम था। ठीक है, अजय पाल के पुत्र मूल राज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समय मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। किसको देखते हैं? राष्ट्रकूट। सर्वाधिक मान्य विचार यह है कि मान्यखेट राष्ट्रकूट या राष्ट्रिको या इसको राठिको के वंशज थे, ये माना जाता है। अशोक के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख किया गया है। दंतदुर्ग राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण शासन जो था दंतदुर्ग के अधीन ही आरंभ होता है। इसने मानेखेट, जिसको बार बार हम मानेखेट भी पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, को अपनी राजधानी बनाया। दंतदुर्ग ने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक उपाधियां धारण की और यही सेम उपाधि आपको ऊपर देखने को मिल गई थी। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब ये प्रश्न जो है यहां से बन जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग से। और कई बार इस एग्जाम में यह पूछा गया है कि एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक के द्वारा कराया गया था या किस शासक के द्वारा कराया गया? ये था राष्ट्रकूट। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजा कीर्तिवान वर्मा को अंतिम रूप से पराजित किया एवं चालुक्य साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। किसने किया था भैया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में उसने ठोस चट्टान को कटवाकर महान शिव मंदिर का निर्माण कराया जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग और अकाल वर्ष की उपाधियां धारण करी थी। अब बात कर लेते हैं अमोघ वर्ष की। क्यों था भैया अमोघ वर्ष? इसने मानखेड़ नामक नगर बसाया था। यही वो मानखेड़ जिसकी चर्चा हमने आप सभी से ऊपर करी है। इसके आश्रम में जिनसेन ने आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, ठीक है, और तथा सकतायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। फिर से मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। इसने मानखेड़ नामक नगर बसाया। इसके आश्रम में जिनसेन ने आदि पुराण, जिनसेन ने किसकी रचना करी थी? आदि पुराण की। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की तथा सकतायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अमोघ वृत्ति की। अमोघ वर्ष ने स्वयं भी कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग की मतलब रचना करी थी। ये आपको याद रखेगा। कृष्ण तृतीय, इन्हीं के समय तक्कोलम के युद्ध में परांतक को पराजित करा गया था। किसको पराजित किया था? परांतक को। और आई होप कि जहां तक मुझे याद आ पा रहा है ये हुआ था 849 ईस्वी में। किसमें हुआ था? 849। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं पल्लव वंश। इसका उदय 325 ईस्वी के आसपास में लगभग कृष्णा और गोदावरी के मुहाने के बीच प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सिंह विष्णु ने अवनी सिंह, ये डेट को लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता हो सही हो। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह पृथ्वी का शेर बोला जाता है। किसको? अवनी सिंह को। लगभग 575 सिंहासनारूढ़ हुआ। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये हर्षवर्धन के टाइम के पैरेलल चल रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीजें सही हो सकती है। किरातार्जुनीय का लेखक भारवी उसके संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? पल्लव वंश में। ठीक है, किसके? सिंह विष्णु के। नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके वातापी पर अधिकार करता है और वातापी पर अधिकार करने के बाद ही महामल और वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। और कोंड का मतलब हो जाता है विजेता, मतलब वातापी का विजेता, कोंड या कुंड। ठीक है, चीनी यात्री वेनशांग इसी के राज्यकाल में ही पल्लव राज्य की यात्रा करता है। और हमने किसकी डिस्कशन कर रही है? हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? नरसिंहवर्मन प्रथम की। उसने कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामल्लपुरम निर्माण कराया था, जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं। और आप सभी को पता होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मोदी जी ने इस स्थान पर मुलाकात करी थी, जिसके बाद में ये स्थल काफी चर्चा में था और आगामी कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया था। और इसकी जो स्थापना करी थी या जो निर्माण करा था बंदरगाह का, किसने करा था? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसने राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण करी थी। उसने कांची में कैलाशनाथ तथा महाबलीपुरम में सौर मंदिर बनवाया था। कई बार पूछा जा चुका है महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय थे, प्रथम ने। ठीक है, महान संस्कृत कवि दंडिन उनका राजकवि था। किसका राजकवि था? नरसिंहवर्मन द्वितीय का। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग चोल वंश। कौन सा देख लेते हैं? चोल वंश। ठीक है, चोल वंश में देख लेते हैं सबसे पहले चीनी ग्रंथों, अरब यात्री, मुस्लिम इतिहासकार मार्को पोलो जैसे प्रारंभिक यूरोपीय यात्रियों द्वारा इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी आपके एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा है, कभी भी नहीं पूछा है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि बेसिक भूमिका के तौर पे ये चीजें आपको याद रखिए। चोल वंश की महत्ता विजयालय द्वारा स्थापित वंश के साथ हुई। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अकेले ये प्रश्न है जिसके ऊपर सिंगल अगर उपाधि धारण की तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। कौन था वो? विजयालय। परांतक प्रथम, यह चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक
या चोल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो परांतक प्रथम को माना जाता है। वीर चोल एवं मदुरै कोंड की उपाधियां धारण करी थी इसने। तकोलम का युद्ध महत्वपूर्ण रहा और तकोलम का युद्ध किसमें हुआ था? 949। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वहां मैं थोड़ा सा बोल रहा था 849 बोला था, तो ये 949 हो जाएगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, कौन सा? तकोलम का युद्ध हुआ था, 949 ईस्वी में हुआ था। राजेंद्र प्रथम उत्तम चोल एवं गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करी थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने करी थी। और लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त कर 1017 ईस्वी में सिंघल राज्य पर अधिकार कर लिया था। उन्हें दक्षिण का नेपोलियन बोला जाता है और सिंघल राज ही आज का क्या है? श्रीलंका है। क्या है आज का? श्रीलंका। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि 2-3 बार वॉइस वीडियो बनाने के बाद भी वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसको लगभग 11:30-12 बजे रात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगभग 11:35 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी सारा टॉपिक मैम के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।